हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 4 नवंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 4 नवंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। शुरुआत करेंगे करंट अफेयर। सबसे पहले रिवीजन करते हैं हम लोग रोजाना की तरह। तो सबसे पहले हम लोग कल का रिवीजन करते हैं। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदला जाएगा। इसका नाम अब बदल करके सरदार वल्लभ भाई पटेल कक्ष किया जाएगा। और अभी सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है भूटान। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में मुंबई जो है ये दुनिया भर में चौथा शहर है सबसे ज्यादा आवास मूल्य में वृद्धि करने वाले में। पहले स्थान पर कौन है? मनीला, फिलीपींस। इसके अलावा टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के सीईओ और एमडी बना दिए गए हैं दीपेश नंदा। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अभी सचिन तेंदुलकर की एक मूर्ति का, एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है। भारतीय मूल की एक लेखिका हैं दोस्तों नंदिनी दास। नंदिनी दास, इनको 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार, पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया है। कल हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव लखनऊ में उद्घाटन किया गया। भारत में सड़क दुर्घटनाओं पर रिपोर्ट आई है और इसमें पता चला है दिल्ली में सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं हुई है 2022 में। और थाईलैंड ने अभी भारत और वियतनाम के पर्यटकों के लिए 10 नवंबर से वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा की है। अश्वनी वैष्णव जी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने अगले 5 वर्षों में भारत को चिप फैब्रिकेशन और डिजाइनिंग में हब बनने की बात कही हुई है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे जो कि कल की वीडियो में हम लोगों ने पढ़े थे। आज उनका हम लोगों ने रिवीजन कर लिया है। अब बढ़ेंगे आज की करंट अफेयर की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, एमजेटी ऐप है अपना खूबसूरत सा। इस ऐप पर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डिटेल वाली बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगी और इस क्लास की आप क्विज भी लगा सकते हो फ्री क्विज सेक्शन में जाकर। हमारे पेड बैचेस वगैरह, ई बुक्स वगैरह भी हैं, उनको भी जाकर आप देख लेना। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विश्व जेलीफिश दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड जेलीफिश डे। ये दोस्तों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 3 नवंबर को। जेलीफिश एक प्रजाति है, एक समझ लो एक जीव है जो समुद्र के अंदर पाई जाती है। कुछ इस प्रकार से ये जलती भी है। ऐसा माना जाता है कि जेलीफिश ही सबसे पहले जो अगर किसी का जन्म हुआ किसी जीव का, वो जेलीफिश थी। मतलब डायनासोर पीरियड से भी पहले इनका माना जाता है। ये डायनासोर से भी पुरानी होती हैं। तो जेलीफिश आज भी ये पाई जाती हैं। मतलब ये जेलीफिश उत्तरी गोलार्ध के समुद्र तटों की ओर ज्यादा देखने को मिलती हैं, ये प्रवास करती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु में ये पाई जाती हैं। तो नवंबर में दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होता है, इसीलिए नवंबर में एक दिन चुना गया 3 नवंबर, जिस वजह से विश्व जेलीफिश दिवस मनाया जाता है। ये अंधेरे में चमक भी ला सकती हैं जेलीफिश, जैसा कि आपने देखा। तो 2014 से ये दिवस मनाया जा रहा है। पूछा जा सकता है, कम चांसेस है लेकिन हो सकता है पूछ लिया जाए आपसे। इसके अलावा अगर हम लोग नवंबर मंथ की बात करें तो अभी 1 नवंबर को हम लोगों ने विश्व शाकाहारी दिवस, वो भी वेगन वाला, वर्ल्ड वेगन डे मनाया था फ्यूचर नॉर्मल थीम के साथ। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के द्वारा मिनट मैन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? मिनट मैन 3, ये मिसाइल दोस्तों है अमेरिका की। अमेरिका की मिनट मैन मिसाइल बहुत ज्यादा फेमस है। ये इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल है। देखो अपने यहाँ जैसे अग्नि मिसाइल बहुत ज्यादा फेमस है ना, इसकी कई सीरीज हैं, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, और अब बातचीत चल रही है अग्नि 6 भी हम लोग लाने वाले हैं। ऐसे यहाँ पर भी मिनट मैन 1, मिनट मैन 2, मिनट मैन 3 जो है ये आ चुकी है। इसके कई सारे संस्करण भी आ चुके हैं। तो अभी मिनट मैन 3 मिसाइल का इन्होंने एक परीक्षण किया है। ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, आईसीबीएम है। आईसीबीएम जो मिसाइल होती है ना, ये बहुत ज्यादा लंबी रेंज की होती है। क्यों? क्योंकि इसका नाम ही है इंटर कॉन्टिनेंटल। तो इंटर कॉन्टिनेंटल मतलब कि अंतर महाद्वीपीय, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को ये टारगेट कर सकती है, इनकी रेंज इतनी ज्यादा होती है। उसके बाद बीएम यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मैंने आपको बताया था, 2 मिसाइलें होती है 2 टाइप की, एक क्रूज मिसाइल, एक बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक, बैलिस्टिक देखो नाम से ही लगना, बल्कि बल्कि मतलब ये भारी मिसाइल होती हैं। ये ज्यादा से ज्यादा वारहेड लेकर के अपने साथ, ज्यादा से ज्यादा पेलोड लेकर के अपने साथ चल सकती हैं। मिसाइल मतलब मिसाइल। और जो क्रूज मिसाइल होगी वो छोटी मिसाइलें होंगी और छोटे रेंज के लिए भी होती हैं कंपेरेटिवली। आईसीबीएम ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये बहुत लंबी रेंज की होती हैं और बैलिस्टिक होती हैं, बहुत ज्यादा बल्कि होती हैं, यानी कि अपने साथ बहुत ज्यादा वारहेड लेकर जा सकती हैं। यूएसए ने यह भी बताया है कि इनका ये परमाणु सक्षम है, तो यानी कि ये न्यूक्लियर वारहेड भी लेकर जा सकती हैं, न्यूक्लियर वेपन टाइप का है ये। तो इसका परीक्षण अभी इन्होंने किया है, कहां पर? कैलिफोर्निया से। ठीक है जी। अब इन्होंने क्या बताया है, अच्छा देखो इसकी रेंज यहां पर लिखी हुई है। रेंज है इसकी
6000 प्लस माइल्स की, ठीक है, 6000 प्लस माइल्स की और 15000 मील पर आवर की इसकी स्पीड बताई जा रही है। तो फिलहाल मिनटमैन 3 जो है 60 वर्षों की निरंतर प्रगति को प्रदर्शित करती है। मिनटमैन सीरीज जो है सबसे पहले शुरुआत ये 1960 के दशक में ही मिनटमैन 1 लॉन्च किया था, उसके बाद इसके कई सारे संस्करण आए, लेकिन अभी मिनटमैन 3 तक ही ये पहुंचे हुए हैं। बनाता कौन है? बोइंग कंपनी। बोइंग कंपनी ये इनकी बहुत ही अग्रणी कंपनी है डिफेंस और एरोप्लेन या एयर व्हीकल्स वगैरह बनाने में। आपने देखा है कि बोइंग और एयरबस से हमारे एयर इंडिया ने भी बहुत सारी डील करी हुई है, विमान भी बहुत सारे खरीद रहे हैं। तो ये बोइंग कंपनी है, बोइंग कंपनी अमेरिका की ही है और इसी के द्वारा ये मिनटमैन मिसाइल बनाएगी। अपने यहाँ क्या होता है, अपने यहाँ ना जैसे HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसका काम है जहाज वगैरह के पार्ट वगैरह बनाना। DRDO का काम है डिफेंस वगैरह की चीजें बनाना। तो DRDO अपने लिए अपने यहाँ अलग संस्था है, लेकिन यहाँ पर ये बोइंग दोनों काम करती है, डिफेंस इक्विपमेंट भी देखो बना रही है और कॉमर्शियल जहाजें भी बना रही है। फिलहाल अमेरिकी सेना आई है तो अमेरिका के बारे में बात ही कर लेते हैं। अमेरिकी की सेना वैसे दुनिया में सबसे पावरफुल सेना मानी जाती है और अब तो रसिया के युद्ध में लिप्त होने के कारण रसिया का तो और खजाना कम हो गया है, इस वजह से अमेरिका तब और ज्यादा पावरफुल हो गया है। अमेरिका के बाद चाइना ही अब बचेगा। अमेरिका अगर आप देखोगे तो ये है नॉर्दर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। यहाँ पर 3 बड़े देश हैं, 3 बड़े देश, वैसे तो बहुत सारे छोटे छोटे देश भी हैं, लेकिन 3 बड़े देश कौन कौन से हैं? मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यहाँ भी हिस्सा है, इसका ये हिस्सा यहाँ पर भी है जिसे अलास्का कहते हैं। अलास्का दरअसल ये पहले रसिया का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन रसिया से USA ने खरीद लिया था, ठीक है, बहुत ही समझ लो कौड़ियों के भाव। तो ये खरीद लिया था, तो इसलिए ये भी हिस्सा है, इस वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का क्षेत्रफल की दृष्टि से ज्यादा स्थान आ जाता है। आप मुझे कमेंट करके बताओगे क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देशों को सजाया जाए तो उसमें भारत तो आप जानते हो 7वां है। USA का स्थान कौन सा है? कमेंट करके आप मुझे बताइए। चलिए, USA की राजधानी दोस्तों होती है वाशिंगटन DC। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में दादाजी हैं जो बाइडन, और इनकी जो वाइस प्रेसिडेंट है वो है कमला हैरिस, जो कि हैं भारतीय मूल की और पहली लेडी वाइस प्रेसिडेंट है। मुद्रा यहाँ की US डॉलर होती है, दुनिया में सबसे मजबूत है। आगे बढ़ते हैं। हुरून इंडिया परोपकार सूची यानी कि हुरून इंडिया की फिलांथ्रोपिस्ट की लिस्ट आई हुई है, इसमें शीर्ष पर कौन सा व्यक्ति है? भारत में फिलांथ्रोपिस्ट की एक लिस्ट आई है, मतलब परोपकारी की। परोपकारी मतलब कि जो दूसरे के उपकार करने के लिए योगदान देते हैं। तो इनमें जिनके पास ज्यादा धन होगा वही तो योगदान देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई जरूरी नहीं जिनके पास सबसे ज्यादा धन हो वो ज्यादा दें पैसा। यहाँ पर आप देखोगे शिव नादर जी हैं, शिव नादर साहब, जो कि HCL के, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड के ये फाउंडर हैं। हालांकि अब CEO अभी नहीं है, अपनी बेटी को ये बना दिए हैं चेयरपर्सन, रोशनी नादर मल्होत्रा नाम है उनका, लेकिन चेयरमैन अपने अमरेटिस तो हैं ही। तो इन्होंने इस साल जो अभी साल बीता उस साल में सबसे ज्यादा दान किया हुआ है। ये दिख रहे हैं आपको शिवनादर, तो इनके द्वारा सबसे ज्यादा दान दिया गया है। फिलांथ्रोपिस्ट लिस्ट में ये इंडिया में टॉप पर रहे हैं। कितना दिया है इन्होंने? तो शिवनादर एंड फैमिली ने देखो 2042 करोड़ का 2042 करोड़ रुपए ये दान दिए हैं। ऑन एन एवरेज जान लो 5 से 6 करोड़ रुपए पर डे, ठीक है। तो आर्ट्स कल्चर और हेरिटेज सेक्टर में इन्होंने दिए हुए हैं। HCL टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। 76% का इन्होंने ग्रोथ दिया है, मतलब 76% पिछली बार से ज्यादा। अजीम प्रेमजी एंड फैमिली, विप्रो, आप जानते हो अजीम प्रेमजी जी को, तो ये 1774 करोड़ रुपए दान किए हुए हैं, ठीक है। ये 267% अपना दान पिछली बार की अपेक्षा ग्रो किए हुए हैं। एजुकेशन सेक्टर में इनका ज्यादा है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन आप जानते होंगे बहुत सारा काम करता है और एजुकेशन सेक्टर में ज्यादा ये धन खर्च करते हैं बच्चों की शिक्षा के लिए। विप्रो के ये विप्रो के कंपनी से जुड़े हैं। मुकेश अंबानी 376 करोड़ दिए हैं और पिछली बार की अपेक्षा 8% घटा दिए हैं, ठीक है, दान में। हेल्थ केयर सेक्टर में इनका ज्यादा रहता है। रिलायंस फाउंडेशन, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, इन सब के थ्रू ये दान करते हैं। अब देखो, अब इसमें ऐसा भी मत जज करने लगना कि ये बस 376 है तो मतलब कम है। देखो, रिलायंस कंपनी हुई, टाटा कंपनी हुई, यहाँ पर टाटा को भी अभी जल्दी नहीं देखोगे आप। ये सब ना एक्चुअली में बहुत पुरानी कंपनी है, तो इन्होंने ना बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स, जैसे हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, कैंसर हॉस्पिटल्स, इंस्टीट्यूट वगैरह, ये इन्होंने काफी समय से बना दिए हैं। और ये जो लिस्ट है ये पिछली साल की है कि पिछले साल में कितना खर्च किया गया, तो इन्होंने ऑलरेडी उतना वो प्लेटफॉर्म बना दिया है। हालांकि शिवनादर एंड फैमिली वगैरह और अजीम प्रेमजी का तो मुकाबला नहीं कर पाएंगे, ये लोग बहुत ज्यादा दान कर रहे हैं। फिलहाल मैं एक
तर्क दे रहा हूं इस पर। गौतम अडानी 285 करोड़ का इन्होंने दान दिया है, 50% इन्होंने बढ़ाया है पिछली बार की अपेक्षा। एजुकेशन सेक्टर में इन्होंने भी खर्च किया है, बाकी आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, तो ये पूरी डिटेल वही है सेम जो मैंने आपको वहां पर लिस्ट में बताई। अगला, हाल ही में किसने मुंबई में भारत में पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सीना इसका शुभारंभ किया है? कोस्टा सेरेना। तो कोस्टा सेरेना जो है इसका शुभारंभ सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा किया गया। चूंकि ये अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर है यानी क्रूज सेवा है, तो जो बंदरगाह जहाज रानी मंत्रालय के जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जी, इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया। ये ये देखिए, ये भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चलने वाली क्रूज सेवा है। मतलब ये एक देश से दूसरे देश में भी जाएगी। अभी तक जो भी क्रूज सेवाएं चलाई जा रही थी भारत में, ऐसा नहीं है कि भारत में पहली है, भारत में बहुत सारी क्रूज सेवाएं चलती हैं। आपने देखा आर्यन खान को भी क्रूज पर ही पकड़े गए थे। तो लग्जरियस लोग जो होते हैं उनके लिए ये होती है, ठीक है, हम जैसे गरीबों के लिए नहीं है। तो फिलहाल 45,000 लोगों को ये अगले 2 महीने में यात्राएं करा सकता है, और इसका नाम है कोस्टा सेरेना, ये याद रखना। इसी को ध्यान में रख करके एक तुरंत आपके मन में आ जाना चाहिए गंगा विलास क्रूज। गंगा विलास क्रूज सेवा ये कहां से कहां तक चली थी जी? ये वाराणसी से डिब्रूगढ़ चली थी। वाराणसी से डिब्रूगढ़ चली थी। डिब्रूगढ़ पड़ता है असम में, और वाराणसी आपको बताने की जरूरत नहीं है, उत्तर प्रदेश में काशी। तो ये अभी तक की भारत में सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा है। नदी, ये नदियों से नदियों होकर जाती है, क्योंकि देखो बीच में वाराणसी है उत्तर प्रदेश में, यहाँ से ये डिब्रूगढ़ तक जाएगी। डिब्रूगढ़ असम में पड़ता है। तो ये गंगा विलास क्रूज सेवा, ये भी ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे, किस व्यक्ति को केरल के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, जैसा कि भारत में दिया जाता है नागरिक सम्मान ना, 4 प्रकार के नागरिक सम्मान होते हैं, भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। जो एक तो होता है भारत रत्न, जो कि सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान है, सिविलियन अवार्ड है, हाईएस्ट। उसके बाद 3 पद्म पुरस्कार आते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो ये तो 4 नागरिक सम्मान भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। ऐसे ही केरल राज्य जो है अपने केरल में ही ये शुरू किया हुआ है। ऐसे ही असम राज्य ने अपना असम में शुरू किया है देना। अभी राजस्थान ने भी शुरू किया है रिसेंटली, राजस्थान वाले भी देखें। तो केरल वाला जो है ये कंपैरेटिवली इन लोगों से पुराना हो चुका है। केरल ने अपना जो ये कहेंगे नागरिक सम्मानों की लिस्ट है वो जारी की है। तो केरल का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जैसे अपने भारत में भारत रत्न होता है, ऐसे केरल में केरल राज्य का खुद का जो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है वो है केरल ज्योति। और इसके बाद दूसरा केरल प्रभा होता है, तीसरा केरल श्री होता है, ठीक है ना। तो इसके अभी ये पुरस्कार विजेता हैं इस बार के टी पद्मनाभन। कौन है? टी पद्मनाभन। ये बहुत ही प्रचलित, बहुत ही प्रख्यात लेखक हैं, काफी गुस्से में दिख रहे हैं, लेकिन इन्होंने मलयालम भाषा में, मलयालम साहित्य में जो योगदान दिया है उसको देखते हुए इनको ये सम्मानित किया गया है। अब केरल ज्योति तो आप जान लिए, केरल प्रभा और केरल श्री के विजेताओं को जान लो। केरल प्रभा के 2 विजेता हैं, एक न्यायमूर्ति, रिटायर्ड न्यायमूर्ति हैं एम फातिमा बीबी और नटराज कृष्णमूर्ति, इन दोनों को सम्मानित किया गया। केरल श्री से 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, पुनालुर सोमराजन, वीपी गंगाधरन, रवि डीसी, के एम चंद्रशेखर और पंडित रमेश नारायण। तो ये 5 लोग हैं। तो 5 2 7 1 8 लोग को सम्मानित किया गया केरल के द्वारा। क्लियर? आगे कुछ और पुरस्कार सम्मान को देख लेते हैं। और वैसे तो ये पेज मैं कई बार रिवीजन करवा चुका हूं, लेकिन फिर से करते हैं हम लोग। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार अभी 2023 के लिए नंदनी दास को दिया गया। 32वां सरस्वती सम्मान, याद रखना, शिव शंकरी को दिया गया है सूर्यवंशम पुस्तक के लिए। किसके लिए? सूर्यवंशम पुस्तक के लिए। मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार मिला है दिलीप नोंग मैथम को। CS लक्ष्मी अंबाई को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। रुई किसियांग झांग को शस्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला हुआ है। ये 32 साल से कम उम्र के जो गणितज्ञ होते हैं उनको दिया जाता है। स्वाति नायक जी को नॉर्मल बोरलॉग फील्ड अवार्ड मिला है, और डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड मिला है सत्यजीत मजूमदार को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सशस्त्र बल न्यायाधिकरण यानी कि आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं जे राजेंद्र मेनन, जस्टिस राजेंद्र मेनन। ये दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रह चुके हैं, ठीक है। दिल्ली हाई कोर्ट है, जैसे भारत में 25 हाई कोर्ट हैं, उनमें से एक दिल्ली का भी एक हाई कोर्ट है। उसी दिल्ली हाई कोर्ट के ये चीफ जस्टिस हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट मत समझना। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रह चुके हैं जस्टिस मेनन साहब, और इनको अभी हाल ही में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण यानी आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
को कब तक के लिए नियुक्त किया गया? 4 सालों के लिए। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष, तो ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, इसके नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? इसके नए अध्यक्ष हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। श्रीवास्तव यहाँ रहेगा, प्रकाश श्रीवास्तव, ठीक है ना, इनका नाम याद रखना। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रमुख और नियुक्तियां हुई हैं, जैसे मुनीष कपूर को भी आरबीआई का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया। कल हम लोगों ने दीपेश नंदा के बारे में जाना था, ये टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के सीईओ हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन का नाम याद रखना, ये बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिदेशक हैं। वाइस एडमिरल तरुण सोबती को इनको उप प्रमुख बनाया गया है नौसेना स्टाफ का। डॉक्टर दिनेश दास ये यूपीएससी के सदस्य। के एन शांता कुमार को पीटीआई का प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गोकुल सुब्रमण्यम इंटेल इंडिया के अध्यक्ष हैं। राहुल नवीन ये ईडी के प्रमुख बनाए गए हैं। रजनीश कुमार मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरमैन। नेस्कॉम का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों याद रखना, राजेश नाम्बियार और सिंधु गंगाधरन। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष, इनका नाम याद रखेंगे आप। हमारे पेड बेसिस भी आते हैं, अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। अभी बिहार एसएससी का बैच आ चुका है और बिहार एसएससी के लिए हो सकता है आज दिन में मैं वीडियो भी दूं। फॉर्म भैया चल रहा है, अप्लाई जिन्होंने नहीं किया है फॉर्म को जल्दी से फिलअप कर दो, वरना लास्ट में सर्वर वगैरह डाउन हो जाता है, फिर पछताने से कुछ होता नहीं है। जीएस सफलता बैच 2.0 है, ये एंड होने को है, इसको भी आप ज्वाइन कीजिए बीओडी फॉर्म में, वरना जीएस 3.0 लीजिए नया अगर चाहिए तो। जीडी का भी बैच है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बैच है, यूपी पुलिस खाकी बैच है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट वाइज बैच है। तो जो भी आपको सुटेबल लगे आप जाकर एमजेटी ऐप पर बेस्ट वीडियो कोर्स सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, अपने जो भी अपना रिक्वायरमेंट हो उसके अनुसार चूज कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है तो आप व्हाट्सएप करिएगा, हमारी ई बुक्स भी आती हैं, इन ई बुक्स को आप बेस्ट ई बुक सेक्शन में जाकर प्राप्त कर सकते हो। अभी रिसेंटली जो आई है ब्रह्मोस, वो जनवरी से लेकर के सितंबर तक की ई बुक है। पिछले 9 महीने में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं सारा कुछ उसमें 550 पेजेस में वो ई बुक है, और आपको भी बहुत भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहा है, तो आप जाकर के उसे चेकआउट करिए। आगे, वर्ल्ड कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो दोस्तों वर्ल्ड कप में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं मोहम्मद शमी अहमद। मोहम्मद शमी अहमद ने भारत के लिए वर्ल्ड कप में महज 14 मैचों में ही 45 विकेट ले लिए, और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? जहीर खान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और इसके अलावा जगावल श्रीनाथ का भी इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मोहम्मद शमी अहमद ये दिख रहे हैं, अभी श्रीलंका के साथ भारत ने अभी वर्ल्ड कप में मैच खेला, रिसेंटली लीग मैच ही अभी चल रहा है, तो इसमें इन्होंने 5 विकेट लिए, 18 रन देकर के 5 विकेट लिए, जबरदस्त इनकी पारी रही। इसी ही टूर्नामेंट में, मतलब इसी वर्ल्ड कप में ये 2 बार 5-5 विकेट ले चुके हैं, एक बार और 5 विकेट लिए थे और एक बार 3 विकेट लिए थे, तो 13 मैचों में, मतलब 3 मैचों में 13 विकेट इनके तो हो गए। शुरुआत के कुछ मैच ये नहीं खेले थे, बैठाए गए थे, लेकिन अगर उसमें होते तो फिर और ही। फिलहाल इन्होंने जहीर खान और जगावल श्रीनाथ का रिकॉर्ड तोड़ा, इन्होंने 44 विकेट लिए हुए हैं दोनों ने। कितने विकेट लिए हैं? 44 विकेट लेकर के ये दोनों संयुक्त रूप से थे, और ये इनके हो गए 45 विकेट। लेकिन मैच भी इनके ज्यादा थे, यहाँ पर केवल 14 मैच में ही है। 2015 में डेब्यू किए थे, अभी तीसरा ही वर्ल्ड कप इनका चल रहा है, और जबरदस्त फॉर्म में ये दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए 5 विकेट झटके, और सबसे ज्यादा 5 विकेट लेने वाले के मामले में भी ये इंडियंस बन गए हैं, ये भी एक पॉइंट है। मतलब देखो क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, बहुत सारे रिकॉर्ड बनेंगे, जगह जगह पर रिकॉर्ड टूटेंगे, जैसे अभी विराट कोहली का रिकॉर्ड बना, बहुत सारे तो मैं लेता ही नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, इनका कितना लिया जाए। जैसे अभी विराट कोहली ने 8वीं बार 1000 रन कैलेंडर में बनाए हैं, कैलेंडर ईयर, मतलब ऐसा समझो कि 8 साल उन्होंने 1-1000 रन बनाए हुए हैं कम से कम, ठीक है ना, 1-1000 रन से ज्यादा बनाए हैं 8 कैलेंडर ईयर में, जो कि सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड टूटता है। 7 बार उन्होंने ऐसा किया था, तो वो भी एक रिकॉर्ड है। रोहित शर्मा के 7 सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड बन गया है वर्ल्ड कप में, 7 सबसे ज्यादा शतक है उनके, सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है। ऐसे ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, जैसे 2000 सबसे तेज रन अभी उन्होंने शुभमन गिल ने कंप्लीट किया वनडे में इसी वर्ल्ड कप में। आगे, हाल ही में एआई से जुड़े जोखिमों को नियंत्रित करने हेतु भारत ने अन्य कितने देशों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? बहुत लोड मत लेना, वर्ल्ड कप जैसे ही बीतेगा उस पर एक डिटेल वीडियो आएगी, और पूरा पूरा सारे रिकॉर्ड्स मैं आपको उसमें कवर करा दूंगा, ठीक है, तो परेशान मत हो भी। एआई से जुड़े जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए भारत ने अन्य कितने देशों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत, अभी अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था ना कि एआई पर एक समिट हुई है, एआई सुरक्षा समिट सम्मेलन, वो हुआ यूके में।
कब हुआ? 1 और 2 नवंबर को। तो अब उस समिट में क्या हुआ ना, उस समिट में एआई से जुड़े जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए एक डिक्लेरेशन आया और उस डिक्लेरेशन पर 28 देशों ने सिग्नेचर किया है, यानी कि हस्ताक्षर किए हुए हैं, क्योंकि 28 देश इसमें शामिल हुए थे। तो इसमें इंडिया, यूके, यूएस और भी बहुत सारे देश जो बड़े बड़े हैं वो सब शामिल हुए थे, क्योंकि भाई बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग ना हो, इनसे सिक्योरिटी कैसे बरती जाए और उनको अच्छे दिशा में कैसे यूज किया जाए, इसको लेकर के ये सम्मेलन था और पहला सम्मेलन था ऐसा। तो पहला सम्मेलन पूछा जाए कहाँ हुआ, तो आप बताएंगे यूके में हुआ। अब देखो, इसको जो अभी समझौता हुआ ना उसे डिक्लेरेशन कहा जाएगा, क्योंकि जो समझौता निकल करके आता है उससे कहते हैं कि उसका डिक्लेरेशन। जैसे अभी G20 में अपन लोगों ने 83 पॉइंट्स का एक डिक्लेरेशन जारी किया था, जिसको हम लोगों ने कहा था कि दिल्ली डिक्लेरेशन है ये। तो दिल्ली डिक्लेरेशन जो था, और वो इतना था। अब ऐसे ही ये जो आएगा, ये बैले चले घोषणा या कहें बैले चले डिक्लेरेशन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये यूके के बैले चले में ये मीटिंग हुई थी और वहीं से जो डिक्लेरेशन निकला उसे कहेंगे बैले चले डिक्लेरेशन। तो आप सुनते हो ना कभी कभी, ये जैसे जिनेवा कन्वेंशन में ये चीज कहा गया है, या फिर रामसर साइट जो रखी जाती है वो रामसर शहर में पहली बार ऐसा मीटिंग हुआ था। ऐसे ऐसे तमाम आप सुनते रहते हो, ठीक है। तो वो ऐसे ही होता है, जहां पर आयोजन हुआ रहता है उसी नाम से उसको कर देते हैं रेफरेंस देने के लिए। अगला, हाल ही में भारत की पहली अंडर 23 महिला कुश्ती विश्व चैंपियन कौन बनी है? ये बन गई हैं दोस्तों, कौन? रितिका हुडा। अब देखो ध्यान से, ये भारत की पहली अंडर 23 महिला कुश्ती विश्व चैंपियन बनी है। भारत की ये दूसरी बनी है और भारत की पहली महिला बनी है। ध्यान से सुनिएगा, रितिका हुडा ये महिला है और 76 किलोग्राम की कैटेगरी में रेसलिंग में अंडर 23 में, किसमें? अंडर 23 में ये फर्स्ट बन गई हैं इंडियन विमेन टू वर्ल्ड चैंपियन, रेसलर की चैंपियन। तो इंडियन विमेन फर्स्ट हैं, लेकिन वैसे में ओवरऑल देखा जाए तो दूसरी हैं। क्यों? क्योंकि अमन सहरावत जो थे ये बने थे पहले वर्ल्ड चैंपियन अंडर 23 कैटेगरी में। तो ये पहले भारतीय अगर पूछा जाए तो अमन सहरावत, पहली भारतीय महिला पूछा जाए तो आप बताएंगे रितिका हुड्डा। क्लियर? तो 76 किलोग्राम की कैटेगरी में इन्होंने यूएसए की कैनेडी ब्लेड्स को हराया है फाइनल में। ये हरियाणा की रहने वाली हैं। अगला, पीएम मोदी ने कहां पर वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन किया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन सबसे ज्यादा डाटा इसी में आपको मिलेगा। तो अभी हाल ही में पीएम मोदी जी ने नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। ये जो समिट थी, इसमें तमाम घोषणाएं की गई, बहुत सारे डेटा निकल करके आए हैं और मैं चाहूंगा आप डिटेल में एक एक करके उनको ध्यान से सुनते चलो, क्योंकि वहां से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये कहाँ आयोजित हुआ, तो आप बताएंगे भारत मंडपम में। यहाँ लिखा है ना, भारत मंडपम न्यू दिल्ली। भारत मंडपम अभी उद्घाटन किया गया था, नटराजन जी की मूर्ति भी सामने लगाई गई थी। जहां पर G20 हुआ था, यही है भारत मंडपम, है ना। तो वहां पर हुआ। अब इसमें देखो एक एक डाटा मैं बता रहा हूं, जो उसको ध्यान से सुनते चलना। इसमें देश और विदेश की बहुत सारी फूड कंपनियां आई, फूड प्रोडक्ट का अपना प्रदर्शन की। पीएम मोदी ने इसमें कुछ डेटा दिया है, जैसे इसमें इन्होंने बताया है कि कृषि निर्यात में, यानी कि एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट में जो प्रोसेस्ड फूड होता है ना, उसका जो हिस्सा है, उसका जो भारत का जो शेयर है, वो 13% से बढ़कर 23% हो गया है। अच्छा, इसके बाद इन्होंने कहा वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम में फूड स्ट्रीट का भी उद्घाटन किया इन्होंने। फूड स्ट्रीट का उद्घाटन किया गया। इवेंट में सबसे लंबा डोसा, विश्व का सबसे लंबा डोसा जो 100 फीट का डोसा था, डोसा वही जो आप खाते हो, तो वो डोसा बनाने का भी एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, क्योंकि ये फूड से ही रिलेटेड ये समिट था। तो ये डोसा बनाया गया और 100 फीट का डोसा बनाया गया और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। इसके अलावा भारत एग्रो एक्सपोर्ट के मामले में ग्लोबली 7वें नंबर पर है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, ये जो वर्ल्ड फूड इंडिया समिट है, इसका पहला संस्करण 2017 में हुआ था। क्लियर? तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कर दिया करो। और दोस्त हो या फैमिली मेंबर हो, सबको न्यूज चाहिए होती है, सबको सही न्यूज मिले, सही तरीके से मिले, इसके लिए भी आपका ये कर्तव्य बनता है। आप अपने फैमिली मेंबर को भी हो सके तो दिखाइए जरूर। व्हाट्सएप चैनल अपना ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल पर मैं दिन भर की अपडेट देता रहता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप पर जो अभी क्लासेस चल रही है ना, ये ध्यान रखिएगा, जो अभी क्लासेस शुरू की गई हैं टॉपिक वाइज, तो जो लोग भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टॉपिक वाइज जो क्लासेस चल रही हैं उसको ज्वाइन करो। डेली 6 PM पर क्लासेस होती हैं शाम को, तो 6 PM वाली क्लास आप ज्वाइन कीजिए। उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भेज दी जाएगी, आप टेलीग्राम से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो रोजाना 6 बजे शाम को जुड़ जाना।
कल सैन्य अभ्यास और रक्षा जो हुआ, रक्षा प्रतिरक्षा, उसका चैप्टर हुआ। बहुत ही शानदार क्लास रही, आप जाकर के उसे जरूर देखिए। इसके अलावा 6 बजे शाम को जुड़िए, मुझे इंतजार रहेगा आपका। कल मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था किस राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर को नहीं मनाया जाता है, तो राजस्थान का नहीं मनाया जाता है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा, तो कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका करेगा। आज आपको क्या बताना है, नाइट फ्रैंक की ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन सा शहर है। ध्यान से देखे होगे ये वीडियो, तो शुरुआत में ही मैंने बोला भी है। थाईलैंड सरकार ने भारत और ताइवान के पर्यटकों को थाईलैंड में पर्यटन के दौरान कितने दिनों तक रुकने की अनुमति दी है। कितने दिनों तक वो रुक सकते हैं, ये भी बताइएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए, इसकी क्विज और पीडीएफ बिल्कुल फ्री में पाने के लिए हमारे ई बुक और कोर्सेज भी आप यहाँ से प्राप्त कर पाओगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।